ऊंचे ऊंचे पहाड़, अनंत घास के मैदान और सदियों पुराना इतिहास। ये है मंगोलिया, एक ऐसा देश जिसने पूरी दुनिया को कभी घोड़े की ताकत दिखाई थी। यह वही जमीन है जहां से चंगेज खान उठा और दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य बना डाला। आज भी यहाँ की जिंदगी आधुनिक कम और परंपराओं से ज्यादा जुड़ी हुई है। मंगोलिया में शादी सिर्फ दो लोगों का रिश्ता नहीं होती, बल्कि पूरे समाज का जश्न होती है। यह शादी के मौके पर मेहमान अपनी हैसियत के हिसाब से तोहफे देते हैं और जिस परिवार की तरफ से सबसे कीमती तोहफा दिया जाता है उसे खास सम्मान मिलता है। डांस, म्यूजिक और लोक परंपराएं इस मौके को यादगार बना देती है। यह देश ज्यादा अमीर नहीं है। यहाँ पर आम लोगों की आमदनी काफी सीमित है और कई इलाकों में लोगों की जिंदगी टूरिज्म और पशुपालन पर ही निर्भर करती है। दूर दराज के इलाकों में आज भी लोग टेंट जैसे घरों में रहते हैं, जिन्हें घर भी कहा जाता है। यहाँ की करेंसी भी बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है। इसके बावजूद मंगोलिया घूमने के लिहाज से बेहद ही खूबसूरत देश है। नीला आसमान, खुला आसार, रेगिस्तान और पहाड़, यही वजह है कि हर साल लाखों सैलानी इस अनोखे देश को देखने के लिए मंगोलिया में घूमने आते हैं। दोस्तों, अगर हम मंगोलिया की लोकेशन की बात करें तो यह देश एशिया महाद्वीप के बिल्कुल बीच में स्थित है। मंगोलिया एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, यानी इसका कोई भी हिस्सा समुद्र के किनारे से नहीं जुड़ता। इसके पड़ोसी देशों में आते हैं रूस और चीन। मंगोलिया का ज्यादातर हिस्सा ऊंचे पठारों, घास के मैदानों और रेगिस्तानी इलाकों से बना हुआ है। यहाँ का गोबी डेजर्ट दुनिया के सबसे ठंडे रेगिस्तानों में गिना जाता है। इसी वजह से मंगोलिया का मौसम भी काफी ज्यादा सख्त होता है। सर्दियाँ बेहद ही ठंडी और गर्मियाँ छोटी लेकिन तेज होती है। दोस्तों, अब बात करते हैं मंगोलिया की राजधानी की। मंगोलिया की राजधानी का नाम है उलान बातर। यह देश का सबसे बड़ा शहर भी है और यहीं पर मंगोलिया की लगभग आधी आबादी रहती है। उलान बातर को दुनिया के सबसे ठंडे राजधानियों में गिना जाता है। सर्दियों में यहाँ पर तापमान कई बार शून्य से भी नीचे चला जाता है। इसके बावजूद यह शहर मंगोलिया का दिल माना जाता है। उलान बातर सिर्फ एक राजधानी ही नहीं, बल्कि मंगोलिया का राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र भी है। यह सरकारी दफ्तर, बड़ी यूनिवर्सिटीज, म्यूजियम और मॉडर्न बिल्डिंग देखने को मिलती है। वहीं दूसरी तरफ इस शहर के आसपास आज भी लोग पारंपरिक घर में रहते हुए दिखाई देते हैं। यानी उलान बातर में आपको मॉडर्न लाइफ और पारंपरिक मंगोलियन संस्कृति दोनों एक साथ देखने को मिल जाएंगे। अब अगर बात करें मंगोलिया के क्षेत्रफल के बारे में, तो यह एरिया लगभग 15,67,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। आकार में यह देश भारत के कई राज्यों के मिलाकर भी उनसे बड़ा होगा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतना बड़ा देश होने के बावजूद यहाँ आबादी बहुत कम है। मंगोलिया दुनिया के सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले देशों में से एक है। मंगोलिया की कुल आबादी करीब 33 लाख के आसपास है। यानी पूरे देश में जितने लोग रहते हैं उससे कहीं ज्यादा लोग भारत के एक बड़े शहर में मिल जाते हैं। यह जनसंख्या घनत्व इतना कम है कि कई इलाकों में आपको किलोमीटरों तक कोई भी इंसान देखने को नहीं मिलता। यही वजह है कि मंगोलिया का अक्सर लैंड ऑफ ब्लू स्काई भी कहा जाता है, क्योंकि यह खुले आसमान और खुली जमीन की कोई कमी नहीं है। अब बात करते हैं मंगोलिया के लोगों और उनके लाइफस्टाइल के बारे में। मंगोलिया का पारंपरिक जीवन आज भी घोड़ों, पशुपालन और खुले मैदानों के आसपास घूमता है। गांव और दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोग आज भी घर नाम का गोल टेंट में रहते हैं।
ये घर बेहद ही मजबूत होते हैं और सर्दी गर्मी दोनों मौसमों में काम आते हैं। लोग अपने घर को ज़रूरत के हिसाब से एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाते हैं। मंगोलिया के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पशुओं पर काफी हद तक निर्भर है। घोड़े, भेड़, बकरी, याक और ऊंट यहाँ पर आमतौर पर पाले जाते हैं। दूध, दही, चीज और मांस इनके मुख्य भोजन का हिस्सा होता है। मंगोलिया में शाकाहारी खाना बहुत ही कम देखने को मिलता है। यहाँ का खान पान मौसम और ज़रूरतों के हिसाब से भारी और एनर्जी देने वाला होता है, ताकि लोग कड़ी ठंड में भी काम कर सके। मंगोलिया में परिवार और समुदाय को बहुत ही अहम माना जाता है। लोग एक दूसरे की मदद करने में पीछे नहीं रहते। यहाँ पर मेहमान को भगवान जैसा माना जाता है। दूर दराज के इलाकों में अगर आप किसी के घर पर चले जाए तो वह आपको चाय, दूध या खाना जरूर ऑफर करेगा। यही मंगोलियन संस्कृति की सबसे बड़ी पहचान है। मंगोलिया का इतिहास दुनिया के सबसे ताकतवर और डर पैदा करने वाले इतिहासों में से एक माना जाता है। आज से सैकड़ों साल पहले यह जमीन अलग अलग घुमतू कलिम्बियों से बटी हुई थी, जो आपस में लड़ते रहते थे। उस समय मंगोलिया में कोई एक राजा नहीं था, ना ही ये कोई मजबूत शासन था। लोग ज्यादातर घोड़ों पर निर्भर रहते थे और उनकी जिंदगी युद्ध और पशुपालन के बीच में घूमती रहती थी। 13वीं सदी की शुरुआत में इस बिखरी हुई जमीन पर एक नाम उभरा, चंगेज खान। उन्होंने अलग अलग मंगोल कबीलों को एकजुट किया और मंगोल साम्राज्य की नींव रखी। चंगेज खान ने सिर्फ युद्ध करना नहीं सिखाया, बल्कि कानून, अनुशासन और संगठन की ताकत भी दिखाई। उनकी सेना तेज घोड़ों, सटीक रणनीति और कठोर अनुशासन के लिए जानी जाती थी। कुछ ही दशकों में मंगोल साम्राज्य दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य बन गया। यह साम्राज्य एशिया से लेकर यूरोप तक फैल गया। चीन, मध्य एशिया, फारस और रूस से बड़े हिस्से मंगोल शासन के अधीन में आ गए थे। मंगोल सेना इतनी तेजी से हमला करती थी कि दुश्मन को संभलने का मौका तक नहीं मिलता था। चंगेज खान के बाद उनके बेटे और पोतों ने इस साम्राज्य को आगे बढ़ाया। कुलबाई खान के समय पर मंगोल शासन चीन तक मजबूती से फैल गया और युआन वंश की स्थापना हुई। इस दौर में व्यापार बढ़ा, सिल्क रूट सुरक्षित हुआ और एशिया व यूरोप के बीच में संपर्क बेहद ही मजबूत हो गए। लेकिन जैसे जैसे साम्राज्य बहुत बड़ा होता गया, उसे संभालना मुश्किल होता चला गया। इसके बाद मंगोलिया लंबे समय तक चीन के किंग साम्राज्य के अधीन रहा। इस दौर में मंगोलिया की आज़ादी लगभग खत्म हो गई और देश बाहरी नियंत्रण में चला गया। 20वीं सदी की शुरुआत में मंगोलिया ने धीरे धीरे आज़ादी की ओर कदम बढ़ाए। 1921 में मंगोलिया ने चीन से स्वतंत्रता हासिल करी और बाद में यह समाजवादी देश बन गया। सोवियत संसद के दौरान मंगोलिया पर गहरा प्रभाव रहा। कई सालों तक देश ने समाजवादी व्यवस्था में काम किया। 1990 के दशक में सोवियत संघ टूटने के बाद मंगोलिया ने लोकतांत्रिक प्रणाली अपनाई। दोस्तों, अगर मंगोलिया की अर्थव्यवस्था को देखें तो यह देश ज़्यादातर अपनी प्राकृतिक संपदा और पशुपालन पर निर्भर है। मंगोलिया की ज़मीन के नीचे कोयला, तांबा, सोना और अन्य कीमती खनिज बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। इन्हीं खनिजों की वजह से मंगोलिया को एक माइनिंग बेस्ड इकोनॉमी भी कहा जाता है। देश की कुल कमाई का बड़ा हिस्सा खनन उद्योग से आता है और इसके सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार चीन है, जहां पर मंगोलिया अपने ज्यादातर खनिज को नियंत्रित करता है। अब बात करते हैं मंगोलिया में आम लोगों की इनकम के बारे में। मंगोलिया में औसत आदमी ज़्यादा नहीं मानी जाती। शहरों में रहने वाले लोग कमाई गांवों में मुकाबले बेहद ही थोड़ी होती है। राजधानी उलान बातर में सरकारी नौकरी, प्राइवेट कंपनियों, बैंक और सर्विस सेक्टर में लोग काम करते हैं। मंगोलिया में बेरोजगारी भी एक बड़ी समस्या रही है।
खासकर युवाओं के बीच में। कई युवा बेहतर रोजगार की तलाश में गांव छोड़कर शहरों की तरफ चले जाते हैं। इसी वजह से उलान बातर की आबादी तेजी से बढ़ रही है और वहां रहने वाली लागत और ज्यादा होती जा रही है। शहर में किराया, खाना पीना और हीटिंग जैसे खर्च आम लोगों की जेब पर भारी पड़ते हैं। मंगोलिया की झीलें और नेशनल पार्क भी टूरिस्टों को काफ़ी आकर्षित करते हैं। सुकलगुल झील को मंगोलिया की ब्लू आई भी कहा जाता है। यह झील इतनी साफ है कि इसका पानी शीशे जैसा दिखाई देता है। गर्मियों में लोग यहाँ पर बोटिंग करते हैं और सर्दियों में झील पूरी तरह से जम जाती है, जो अपने आप में ही एक अनोखा नज़ारा होता है। ये है चंगेज खान स्टैचू कॉम्प्लेक्स। यह दुनिया की सबसे ऊंची घुड़सवार मूर्ति मानी जाती है। यह जगह राजधानी उलान बातर के पास में स्थित है और मंगोलिया के राष्ट्रीय नायक चंगेज खान को समर्पित है। इस स्टैचू के अंदर म्यूजियम बना हुआ है, जहां पर मंगोल साम्राज्य के हथियार, कपड़े और इतिहास को दिखाया गया है। ऊपर से पूरे इलाके का नज़ारा बेहद शानदार दिखाई देता है, जो सैलानियों के लिए यादगार अनुभव बन जाता है। दोस्तों, अगर आपको भीड़ से दूर कुछ नया और अलग देखने का शौक है, तो मंगोलिया ज़रूर आपकी लिस्ट में होना चाहिए। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही अनोखे देशों की सच्चाई जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।